निरंतर करते रहें। इसी कड़ी में आज उन संतों गुरु एवं महापुरुषों के विचार को लेकर छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग संघ आंदोलनरत है। समस्त ग्रामवासियों से अपील है, जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, यह आंदोलन को अपना सहयोग देने हेतु कला मंच तक आने का कष्ट करेंगे। साथियों, आप सबको ज्ञात है हमारे देश के अंदर में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आज इस देश का बहुसंख्यक समाज कहे जाने वाली पिछड़ी जाति समाज गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने पर मजबूर क्यों? यह समाज के बच्चों के साथ लोकतंत्र के 73 वर्ष बाद में भी लगातार अन्याय अत्याचार क्यों? इस पर यह यात्रा प्रारंभ हुई है। हम चलते हैं अपने मूल उद्देश्य की ओर। साथियों, आप सबको ज्ञात होगी हमारे देश के अंदर में लोकतंत्र के पहले राजतंत्र की व्यवस्थाएं थी और राजतंत्र के समय में चतुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज संचालित हुआ करता था। उस समय एक वर्ग ब्राह्मण, उसको 100% आरक्षण थी पढ़ने का और पूजा पाठ करने का, और क्षत्रिय और वैश्य को शिक्षा देने का कार्य। उसी क्रम में क्षत्रिय को 100% आरक्षण थी उन्हें राजपाट करने का, और उसी क्रम में वैश्य समाज को 100% आरक्षण थी उन्हें व्यवसाय करने का, धन संचय करने का। और चौथा वर्ग था, वह वर्ग का नाम शूद्र था। चतुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर उनके लिए निस्वार्थ भाव से ऊपर के 3 वर्गों का सेवा करने का। यह आरक्षण व्यवस्था हमारे देश के अंदर में 5000 साल से चलती रही। जैसे जैसे इस देश के अंदर में सामाजिक बदलाव के लिए संत माता कर्मा ने देखा कि इस देश के अंदर में शूद्र कहे जाने वाली लगभग 7000 जातियों के साथ में वर्ण व्यवस्था के आधार पर मनुष्य से, पशु से भी बदतर इनके साथ में बर्ताव किया जाता था। उस समय संत माता कर्मा ने इस देश के अंदर में असमानतावादी व्यवस्था के विरुद्ध में आंदोलन चलाया। उसी आंदोलन को आगे चल के सदगुरु कबीर जी चलाए, महात्मा ज्योतिबा फूले चलाए, संत गाडगे जी चलाए, माता सावित्रीबाई फूले चलाई, जिजाऊ माता चलाई, शिवाजी महाराज चलाए, पेरियार रामा स्वामी चलाए, साहू जी महाराज, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब्बे कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, ललन सिंह यादव ने चलाया, गुरु घासीदास बाबा, बीपी मंडल, बिरसा मुंडा ने चलाया। साथियों, परंतु हमारे देश के अंदर में जब राजतंत्र थी तब चतुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर यह समाज संचालित हुआ करता था। उसी दरमियान हमारे देश के अंदर में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात 1917 में यह पिछड़े हुए समाज के लिए हमारे देश के अंदर में साइमन कमीशन का निर्माण हुआ, और साइमन कमीशन के पास में, ब्रिटिश सरकार के पास में यह बात रखी गई कि देश को ये लोग आजाद करके जाना चाहते थे। तब वहां पर बात रखी गई कि हम दोहरी गुलाम के शिकार हैं, हम पहले ब्राह्मणों के गुलाम हैं, उसके बाद अंग्रेजों के गुलाम हैं, तो हमें भी मनुष्य की तरह जीवन जीने के लिए अधिकार दिला दीजिए, उसके बाद आप हमारे देश को छोड़ करके चले जाएं। तब बात आई और साइमन कमीशन हमारे देश के अंदर में आई। साइमन कमीशन हमारे देश में आई, तब सर्वे हुई इस देश के अंदर में जो पिछड़े हुए समाज जिनके साथ में जानवर की तरह बर्ताव किया जाता था, वह समाज के पास में साइमन कमीशन जा करके पूछने लगा। जो समाज के गले में मटकी बंधा हुआ करता था, पीठ में झाड़ू बंधा हुआ करता था, वह समाज की सूची इंग्लैंड में ले जा करके रखा गया। जिन्हें धरती पर थूकने का भी अधिकार नहीं था। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में देखे जिन्हें हम देवदासी या दासदासी के नाम से उस समय जाना जाता था, वह समाज की भी जो है सर्वे हुई और इसका भी सूची लंदन में ले जा करके दिया गया। उसी क्रम में आदि मानव जिन्हें जंगलों में निवास करते थे,
की सूची लंदन में ले जा करके रखा गया। साथियों, जो समाज, जो देवदासी राजदासी कहा जाता था, उनकी जब जाति की सर्वे हुई तब इस देश के अंदर में लगभग 3743 जातियां निकली और आदिवासी जिन्हें हम कहते हैं उनकी 800 से भी अधिक जातियां निकली और अनुसूचित जाति जिन्हें कहते हैं उनका लगभग 1800 जातियां निकली। यह समाज मूलतः मुख्य धारा से दूर रहा और यह समाज के लिए फिर विशेष प्रावधान के लिए बातें आई। तब रिजर्वेशन की बात आई, तब इनकी जो है जाति आधारित जनगणना हुई और जाति आधारित जनगणना के उपरांत में 1921 में जनसंख्या की भी जनगणना हुई। जनगणना जब सर्वे हुई, जब इनकी जाति आधारित जनगणना के उपरांत में जनसंख्या की जनगणना हुई, तब पता चला कि इस देश के अंदर में यह पिछड़े हुए समाज की जनसंख्या 52% निकली। अब इस पिछड़ी जाति समुदाय के लिए सब अगर कलेक्टर कमिश्नर बनता है तो 52 बनना चाहिए, इसका प्रावधान संविधान बनाने वालों ने किया। आदिवासी समाज जो 7.5% रहे, उनके लिए भी जनसंख्या के अनुपात पर प्रावधान किया गया। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति समाज के लिए भी प्रावधान की गई, परंतु उस समय हम पिछड़ी जाति के लोगों को शासन और प्रशासन का महत्व की जानकारी नहीं होने की वजह से हमारे समाज के लोगों ने अपने बच्चों के अधिकारों का विरोध किया और 1950 में जब भारत का संविधान बना तब पिछड़ी जाति समाज के लिए सबसे पहले आर्टिकल 340 बनी और यह समाज के लिए समय समय पर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर 10 साल में जाति आधारित जनगणना का भी प्रावधान किया गया था। और यदि वह समाज शिक्षा से, व्यवसाय से, राजनीति से, व्यापार से, उद्योग से अगर पिछड़ता है तो उसकी जवाबदारी सरकार की होगी और सरकारों को चाहिए कि प्रत्येक 10 वर्षों में इनकी जाति आधारित जनगणना करा करके इन्हें मुख्य धारा में लाने हेतु विशेष प्रावधान रही। आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने उस समय अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर के उस आंदोलन का समर्थन करके अपने भागीदारी सुनिश्चित तो किया, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र के आने के बाद में भी हम पिछड़ी जाति समाज के लोगों ने अपने अधिकारों के प्रति उदासीन नजर आई और आज इस देश के अंदर में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आता है। साथियों, आप सबको याद होगी 1989 में मंडल कमीशन का निर्माण हुआ। उससे पहले ये बातें आई कि देश के अंदर में पिछड़ी जाति कहे जाने वाली जातियां अपने मूलभूत संवैधानिक अधिकारों से दूर नजर आता है, उनको शासन प्रशासन में भागीदारी अब तक प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र नहीं भारत में आज भी तानाशाही एवं राजतंत्र बरकरार है। ऐसी स्थिति में यह समाज के लिए लोकतंत्र कलम से कम नहीं होगी। यह बातें संसद के पटल पर रखी गई, तब संसद में कानून बनी और कानून बनी तो मंडल कमीशन इसका नाम रखा गया कि समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। साथियों, मंडल कमीशन का मूल उद्देश्य था कि इस देश के अंदर में जो पिछड़ी जाति कहे जाने वाली जातियां हैं, वह जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, व्यवसाय में, उद्योग में, राजनीति में लाने के लिए मंडल कमीशन का निर्माण किया गया था। परंतु जैसे ही मंडल कमीशन की वकालत हुई तो इस देश के अंदर में सामान्य वर्गों के द्वारा इस समाज के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और यह कहा गया, उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि पिछड़ी जाति कहे जाने वाली जातियां इस देश में 52 से 55% है। अगर 52 से 55% इनको अधिकार प्राप्त होता है तब हम सामान्य वर्ग जो है इस देश के अंदर में 10 से 12% है, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ ठोस निर्णय लेना होगा। उसी दरमियान मंडल कमीशन के विरोध में सामान्य वर्गों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और उस याचिका को स्वीकार करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि भारत देश के अंदर में 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती और 50% सामान्य वर्गों के लिए सुरक्षित रहेगी।
अब आदिवासी समाज इस देश के अंदर में 7.5%, अनुसूचित जाति समाज 15%, इस तरह से 22.5% इस देश के अंदर में SC ST समाज के लोग कुल निवास करते हैं। अब 27.5% अन्य पिछड़ा वर्ग समाज को आरक्षण देने की घोषणा हुई, परंतु इस देश के अंदर में हमारे समाज को बहुत ही कम ही राज्यों में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण प्राप्त होती है। इसी क्रम में हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर चले तो आप सबको ज्ञात होगी कि 50% आरक्षण में से आदिवासी समाज को हमारे छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के अनुपात पर 32% मिलती है। अनुसूचित जाति समाज को 12% मिलती है। 32 और 12 44% हो जाती है, और उसी में से हम पिछड़ी जाति समाज के लिए अगर हिस्से में आती है तो संवैधानिक दृष्टि से और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार 50% होने में मात्र 6% शेष रह जाती है। जिस समाज का, पिछड़ी जाति समाज का छत्तीसगढ़ में 52 से 55% जनसंख्या होने के उपरांत मात्र 6% सरकारी नौकरियों में इन्हें लाभ मिल पाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में जो समाज को, जिनकी जो है जनसंख्या, जिन्हें हम उच्च जाति सामान्य वर्ग कहते हैं, ब्राह्मण ठाकुर बनिया, उस समाज को छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण का लाभ मिलता है। आप सबको ज्ञात होगी केंद्र सरकार के द्वारा सामान्य वर्ग को गरीब सवर्ण के नाम पर 10% अलग से आरक्षण एवं जो आरक्षण की कोटा होगी उसमें सामान्य जो सीटें होगी उसमें आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग समाज के लोग किसी भी प्रकार की नौकरियों की वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते। इस तरह से छत्तीसगढ़ में जिनकी जो है लगभग 1.5 से 2% जनसंख्या है, वह 50% अपने अधिकार, पिछड़ी जाति के अधिकारों पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। साथियों, आप सबको ज्ञात है अभी जो है 2015-16 में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के बच्चे 314 लोक सेवा आयोग में परीक्षा दिलाए थे, जो टॉपर रहे और टॉपर रहे तो उनकी सिलेक्शन मात्र बची थी, नियुक्ति बची थी कलेक्टर बनाने के लिए। उसी दरमियान फिर उच्च जातियों के द्वारा निर्णय लिया गया कि इस समय पिछड़ी जाति समाज के बच्चों को 314 बच्चे अगर IAS अधिकारी बनेंगे तो हमारी जो है सामान्य वर्गों का अस्तित्व ही पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए वह समाज के लोगों ने केंद्र सरकार से आगाह किया कि किसी भी हाल में तुम पिछड़ी जाति समाज के बच्चों को कलेक्टर बनने से रोकना होगा। उसी दरमियान 2016 में हम पिछड़ी जाति समाज के ऊपर में क्रीमी लेयर का कानून ला करके थोपा गया और कहा गया तू पिछड़ी जाति समाज को, जो पिछड़ी जाति समाज के बच्चे लोक सेवा आयोग का परीक्षा दिलाए हैं, उनकी आय से अधिक संपत्ति होने की वजह से उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दी जा सकती। इसलिए तुम्हारे पिता के पास में 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है या तुम्हारे पिता के पास में सरकारी नौकरी है, इसलिए तुम्हें यह रिजर्वेशन का लाभ नहीं दी जा सकती। तुम क्रीमी लेयर के श्रेणी में आते हो, इसलिए तुम्हारी नियुक्ति रद्द की जाती है। साथियों, वह 314 बच्चे हमारे देश के पिछड़ी जाति कहे जाने वाली जाति के बच्चे निरस्त उनकी नियुक्तियां हो गई और वह कोटा को सामान्य वर्गों में ब्राह्मणों के द्वारा भरा गया, जो बिना परीक्षा दिलाए कलेक्टर बने। अब समस्या यहाँ पर यह आती है कि यह जो समाज के बच्चे जो लोक सेवा आयोग के परीक्षा में टॉपर थे, जो परीक्षा भी दिलाए और परीक्षा दिलाने के बाद में उन्हें IAS अधिकारी बनने से रोक दी गई, और जो लोगों ने परीक्षा तक नहीं दिलाए थे और वह कोटा को उनके द्वारा भरा गया, परंतु हमारे समाज में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं हुआ। आप लोगों को जानकर ये बात दुख भी होगा कि उसमें से 314 बच्चे जो लोक सेवा आयोग का परीक्षा दिलाए थे, उसमें से अब तक 40 बच्चे आत्महत्या करके मर चुके हैं, जिसमें साहू समाज के 7 बच्चे भी शामिल हैं। परंतु हम छत्तीसगढ़ के अंदर में साहू समाज की जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा होने के बाद में भी यह समाज में भी किसी प्रकार का हलचल नहीं हुई। आप सबको ज्ञात होगी अभी वर्तमान में 2019 में
छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देने की घोषणा हुई थी और 15 अगस्त 2019 को घोषणा हुई और 22 अगस्त को उच्च जातियों के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के विरोध में बिलासपुर में एक आंदोलन चलाया, समान वर्ग हित आंदोलन, और वह आंदोलन में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का पुतला दहन की गई और 21 याचिका हाई कोर्ट में दायर किया गया। और तो और साथियों, 22 अगस्त को ही हमें रात को जानकारी कुछ साथियों के द्वारा बिलासपुर से मिली। उन लोगों ने बताया कि भाई हम पिछड़ी जाति समाज का पुतला दहन करके 21 हाई कोर्ट में याचिका दायर सामान्य वर्गों के द्वारा की गई है। ऐसे इस तरह से हमें जानकारी दी गई। हमने सोचा साथियों, ये बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे बच्चे अगर थोड़े बहुत अगर कलेक्टर कमिश्नर बनेंगे तो उससे भी सामान्य वर्ग को जो है इससे तकलीफ होती है। हमारे बच्चों से इतना नफरत, हमारे बच्चे, हम पिछड़ी जाति समाज के बच्चे कलेक्टर कमिश्नर बनेंगे उससे भी सामान्य वर्गों को नफरत, ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। जबकि हमारे समाज के लोग शादी से लेकर सख्ती और जब घर बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो वही ब्राह्मण देवता के बगैर हम गृह प्रवेश भी नहीं करते। उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा हमारे समाज का पुतला दहन कर हमारे समाज के संवैधानिक अधिकारों के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर। क्यों इतना नफरत इस समाज से? क्यों यह बात को हम सोचते हुए तत्काल हम छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में बैठक आहूत किए और उपरांत में इसी उपरांत में आप लोगों को जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, 15 सितंबर 2022 को रायपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का सामान्य वर्गों के द्वारा दोबारा पुतला दहन किया गया। साथियों, इसी दरमियान इस तरह से 21 याचिका पहले दायर की गई थी और 20 याचिका हाई कोर्ट में पिछड़ा वर्ग समाज के विरोध में सामान्य वर्गों के द्वारा पुनः दायर की गई और 15 दिन में ही यह पिछड़ी जाति समाज के 27% आरक्षण पर तत्काल स्टे लग गई हाई कोर्ट के द्वारा। साथियों, हमें मजबूर होकर के हमने सेमिनार का भी आयोजन रखा। समाज के पदाधिकारियों को भामाशाह छात्रावास में 22 सितंबर 2019 को कार्यक्रम करके हमने आमंत्रित किया। हमने समाज के मुखियाओं से भी अपील किया कि हम छत्तीसगढ़ को इस स्थिति में हम बंद कराने पर मजबूर हैं और 13 नवंबर 2019 को हमने छत्तीसगढ़ बंद कराने का निर्णय लिया। और जब हमने छत्तीसगढ़ को बंद कराया तो यह समाज के लोगों का इस आंदोलन में सहयोग नहीं के बराबर नजर आई, जबकि आदिवासी अनुसूचित जाति समाज के लोग यह आंदोलन में बराबर शरीक होते रहे। जबकि आदिवासी अनुसूचित जाति समाज के विरोध में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के लोग निरंतर नजर आए, परंतु जैसे ही पिछड़ी जाति समाज के 27% आरक्षण का विरोध हुआ तब पिछड़ी जाति समाज के विरोध में किसी भी प्रकार से आदिवासी समाज ने इसका विरोध नहीं किया, अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने विरोध नहीं किया, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने विरोध नहीं किया। और विरोध करने का कार्य अगर किसी ने किया, जिन्हें हम अपना भगवान, जिन्हें हम अपना धर्म का देवता भी मानते हैं, उन लोगों के द्वारा इस समाज के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन करके इस बात को साबित किया कि वह समाज के लोग, हमारे समाज, हम पिछड़ी जाति समाज से कितना नफरत करते हैं, कितना घृणा करते हैं। साथियों, हमारे समाज के लोग 13 नवंबर को हमने जब छत्तीसगढ़ बंद कराया तो पिछड़ी जाति समाज का सहयोग भी शून्य के बराबर रही, परंतु आदिवासी अनुसूचित जाति समाज के लोगों का सहयोग भी हमें अच्छा मिला। साथियों, इसे देख करके हमारे अंदर में दोगुना जोश और उमंग पैदा हुई और हमने तत्काल निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जमीनी स्तर पर हमें इस घटना को अंजाम या आंदोलन को देना होगा। आप सबको क्या है, जब 13 नवंबर बंद के बाद में हम लोगों ने देखा कि हमारे समाज का लोगों ने हमारे आंदोलन में शरीक क्यों नहीं हुए, तब हमें पता चला कि यह समाज के बच्चे जो पढ़ लिख करके जिन्हें नौकरी के लिए आंदोलन करना चाहिए, जिन्हें अपने शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए सरकार के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, वह बच्चे उस समय हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में शरीक नजर आते हैं, उसमें बहुत भागीदारी देते नजर आते हैं।
इसी समाज का नजर आता है। जब रैलियों में जाते हैं, बंद गाड़ी ऐसी गाड़ी भेजा जाता है और रैलियों में उन्हें शराब के नशे में धूप की जाती है, और वह बच्चे जब घर में आते हैं तो आपस में माँ बाप से, भाई बहनों के साथ में आपस में लड़ते नजर आते हैं। गांव के गांव में ही एक परिवार के विरोध में सामने नजर आते हैं। कोई कहता है मैं भारतीय जनता पार्टी वाला हूं, तो कोई कहता है मैं कांग्रेस पार्टी वाला हूं, और हम भाई एक दूसरे भाई के कट्टर दुश्मन नजर आते हैं। इस तरह से यह समाज के लोग चंद पैसे के, थोड़े से शराब और थोड़े से लालच के लिए अपने भविष्य के साथ में स्वयं जो है खिलवाड़ करके नजर आते हैं। यह स्थिति को देख करके ऐसा प्रतीक होता है कि यह समाज का शासक वर्गों के द्वारा किस तरह से गलत यूज करते नजर आ रहे हैं। जिस उम्र में यह समाज के बच्चे अपने सरकारी नौकरियों के लिए संघर्ष करना चाहिए, उद्योगपति बनने के लिए संघर्ष करना चाहिए, उस समय हम कांग्रेसी और भाजपाई, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई में नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में विश्व का सबसे धनी देश होने के बाद में भी भारत देश के पिछड़ी जाति कहे जाने वाली जातियां आज 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने पर मजबूर है। इस विषय पर भी आज हमारे देश और प्रदेश के अंदर हमारे समाज के बीच में किसी भी प्रकार का चर्चा नहीं होते हुए दिखता है। जबकि हम पिछड़ी जाति समाज के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जो यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात से जो सामान्य वर्ग के लोग आए होते हैं, उनके यहाँ निरंतर मजदूरी करने का कार्य भी यही समाज के लोग करते हैं, और इसी समाज के बच्चों के साथ, बेटियों के साथ में भी निरंतर अन्याय, अत्याचार इन उद्योगपतियों के द्वारा की जाती है। परंतु वह समाज के बच्चे अगर अपने समाज को बताए तो बताए भी किस प्रकार से, यह भी सोचने का विषय है। जबकि भारत का संविधान कहता है यदि यह समाज प्रत्येक 10 वर्ष में यह समाज अगर शिक्षा में पिछड़ता है, व्यवसाय में पिछड़ता है, राजनीति में पिछड़ता है, सरकारी नौकरी में पिछड़ता है, तो उन्हें जो है प्रत्येक 10 वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराकर इस समाज को मुख्य धारा में लाने की जवाबदारी भी सरकार की है। इसलिए कि सरकारें जो चलती है इस देश के अंदर में, वह इस देश की जनता के द्वारा चलती है। तो उसमें भारत के संविधान के राजनीति में तत्व पर लिखा हुआ है, जहां मनुष्य लोग निवास करते हैं, वहां स्कूल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था सरकार को कराना होगा। और तो और जहां मनुष्य लोग निवास करते हैं, वहां पर उनके लिए राशन की भी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। इसलिए कि सरकार जो चलती है, वह जो सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई, जो हम लोग सामान जो खरीदते हैं उसमें 50% जो टैक्स के रूप में हम सरकार को देते हैं, और वह सरकार उस पैसे से अपने खजाने को निकाल करके वह कर्मचारी अधिकारियों को देने का भी कार्य करता है। इस तरह से जनता के द्वारा ही, जनता के पैसे ही से सरकार चलती है। परंतु हमारे गांव में अगर सड़क का निर्माण हुआ, कला मंच का निर्माण हुआ, समाज का भवन का निर्माण हुआ, तो सरकारों के द्वारा कहा जाता है कि हमने देश का विकास किया। मेरे ख्याल से साथियों, यह हमारे देश का विकास इतने ही से सीमित नहीं है, जबकि देश का विकास तब संभव होगा जब यह समाज के बच्चे पढ़ लिख करके अपने नौकरी के लिए दर बदर भटकते नजर आते हैं, तो उस समाज को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, उद्योग में उनको हिस्सेदारी देती है सरकार, तब यह देश के अंदर में विकास संभव नजर आती। परंतु इस देश के अंदर में पिछड़ी जाति कहे जाने वाली जातियों को मुख्य धारा से ही दूर रखा गया, तब इस देश के अंदर में यह देश कैसे तरक्की और उन्नति करते नजर आएगा। इसलिए इस देश के अंदर में हम पिछड़ी जाति कहे जाने वाली जातियां के लोग 80% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने पर मजबूर है। जबकि विश्व का सबसे धनी देश भारत है। भारत में हीरा, मोती, सोना, चांदी, तांबा, कोयला, बॉक्साइट, इस तरह से सारी चीजें इस देश में है, और इस देश का संपत्ति विश्व में 195 देशों में जाता है, वह देश अमीर हो जाता है, और जिस देश में यह पैदा होती है उस देश के लोग गरीब हो जाते हैं। और तो
और किसी भी समाज को मुख्य धारा से दूर रख करके कभी भी कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, ऐसी मेरी मानना है। इसलिए हम पिछड़ी जाति समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि इस देश के अंदर में आज राजतंत्र ही दिखता है, पूरी तरह राजतंत्र लागू है, क्योंकि आज समाज को उनके अधिकारों से दूर रखी गई है और हमने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग होकर के आप मुख्य धारा में आने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय संविधान। भारत माता की जय। अभी हमारे बीच में श्रीमान कमलेश साहू बलियारा मोहड़ा वाले, जो संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग संघ हक अधिकार आंदोलन के, तो आप लोगों को बता रहे थे कि हमारे जो देश में पिछड़ा वर्ग है उनको नौकरी में, राजनीति में आरक्षण जिस अनुपात में उनकी संख्या है, संख्या के आधार पर पिछड़ा वर्ग को नौकरी नहीं मिल रहा है। जनसंख्या के आधार पर पंचायत में, संसद में, विधानसभा में उनको आरक्षण सीटें नहीं मिल रही है, जिसके लिए हमारे भैया जी प्रदेश स्तरीय कार्य यात्रा प्रारंभ किए हैं और पिछड़ा वर्ग समाज को जागृत करने का बहुत बड़ा पीड़ा उठाए हैं। एक जुनून उनके ऊपर है। निश्चित ही यह कार्य यात्रा पूरे प्रदेश में भ्रमण करेगी और पिछड़ा वर्ग समाज जो अपने अधिकार और हक की लड़ाई से वंचित है, अनभिज्ञ है, उनको जगाने का कार्य कर रहा है, जिससे यदि यह आंदोलन सफल होता है तो हमारे समाज, साहू समाज, यादव समाज, धोबी समाज, जो भी समाज है, उन लोगों को अधिक से अधिक नौकरी मिलेगी। कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर हमारे समाज वाले बनेंगे। बड़े बड़े पद में विधायक, सांसद, पंचायत में हमारे ही समाज के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग अधिक से अधिक संख्या में जीत करके जाएंगे। उन्हें आरक्षण मिलने पर इसी की लड़ाई के लिए हमारे भाई साहब कार्य यात्रा निकाले हैं, जो पूरे प्रदेश में भ्रमण करेगी और निश्चित ही लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें हम सभी को, हमारे पिछड़ा वर्ग समाज को अधिक से अधिक सहयोग, आर्थिक, मानसिक, सभी तरह से सहयोग हम लोगों को देना चाहिए। इनका कार्य वास्तव में हम लोगों के लिए ही है, इसलिए हम लोगों को ही भाई साहब को सहयोग देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बोलिए भारत माता की जय।